Good evening and uh, namaste to all the participants. Lovely greetings to each and every participants. Um, I thank you all for joining this evening and today we are going to discuss regarding options trading. आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और ऑप्शन ट्रेडिंग बिना पीसीआर रेशियो के काफ़ी, अगर हम पीसीआर रेशियो को अच्छे से समझ जाएं तो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो सकती है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम पीसीआर डेटा को अच्छे तरीके से समझ जाएं और उसे यूज़ करना सीख जाएं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पीसीआर रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। और पीसीआर रेशियो के बारे में कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग्स के बारे में हम बात करेंगे। एक तो जैसे बेसिक हो गया कि रेशियो क्या होता है, उसके अलावा इस रेशियो को कैसे हमें लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और फिर हम लोग बैक टेस्टिंग भी करेंगे लास्ट 4-5 दिनों को। जैसे आज के डेटा में क्या डेटा बन रहा था और हमें किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए थी, क्या मिस्टेक्स नॉर्मली लाइव ट्रेडिंग में हम कर सकते हैं जिसे हमें आगे बचना है। और जब से लॉट साइज चेंज हुए हैं, जैसे अर्लियर दिसंबर तक 25 का लॉट साइज था, अभी हम लोग देख रहे हैं कि लॉट साइज 75 का हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं और हमें आगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2025 ये एक मार्केट के लिए वॉलेटिलिटी इसमें हो सकती है। और जो करंट सिनेरियो है वो एक डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो बन रहा है, तो थोड़ी वीकनेस भी आ सकती है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, विक्स भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और उन जो पॉइंटर्स हैं जो पीसीआर से रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंट लाइव मार्केट में करके हम कम से कम अपने लॉस को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम पुट कॉल रेशियो के बारे में मेनली फोकस करेंगे और हम एंट्री के बारे में भी फोकस करेंगे कि कैसे हमें एंट्री लेनी चाहिए और क्या मेनली क्या गलतियां हम पीसीआर के साथ साथ हमें नहीं करनी चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जो मिस्टेक्स होती है ये कई बार साइकोलॉजिकल मिस्टेक या ट्रेडिंग इम्पल्स वाली मिस्टेक भी होती है। और ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा कि वो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। और तो और आगे जैसे ये इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझे जी बिजनेस पे देखना चाहते हैं तो ये दो टाइमिंग है जिस पे हमारे लाइव मार्केट में कॉल्स आती है। एक तो 12:35 से 12:50 के बीच में होती है। और ये जो ट्रेड हम निकालने की कोशिश करते हैं वो सारा का सारा पीसीआर डेटा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जो भी लर्निंग हम आज लेने वाले हैं या जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पॉइंट्स हम शेयर करने वाले हैं, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेड है और उसे हम हर दिन फॉलो करते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी सिग्नल्स बनते हैं उसके बेसिस पे हम वो ट्रेड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और वो 12:35 से 12:50 के बीच में आप जी बिजनेस पे देख सकते हैं कि क्या ट्रेड्स हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर डेटा। सेकेंड, इसी सेम डे 2:15 से 2:30 के बीच में आते हैं। और इस समय भी जो डेटा बनता है, जैसे 9:15 सुबह मार्केट खुलने के बाद 2:15 तक, 2:15 तक जो भी डेटा की फॉर्मेशन बनती है उसके हिसाब से फिर हम आगे के ट्रेड डिसाइड करते हैं। और वो कई बार कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी होते हैं, क्योंकि 2:15 से 3:30 तक ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम मेच्योर नहीं कर पाते हैं, तो वो कई बार कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी हो जाते हैं। बट जनरली आप देखेंगे कि 12:35 और 12:50 वाले ट्रेड जो होते हैं ये इंट्राडे में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेच्योर हो जाते हैं अगर डेटा के हिसाब से मार्केट चलती है तो। और बाकी एंड ऑफ द डे में 7:40 से 7:50 के बीच में मंडे एंड वेडनेसडे को ये नेक्स्ट डे के ट्रेड्स जी बिजनेस में आते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। ये स्लाइड दिखाने का रीज़न दो है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन देना कि किस समय हम टीवी पे आ रहे हैं, दूसरा ये इन्फॉर्मेशन देना कि जो भी ट्रेड्स वहाँ पे हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पीसीआर के बेसिस पे वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो वो सारा प्रैक्टिकल है, कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सारा प्रैक्टिकल चीज़ें बात कर रहे हैं।
अब हम क्या सीखने वाले हैं आज? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कि इंट्राडे का ट्रेंड क्या है। तो इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन होता है वो रीडिंग हर हर इंडिविजुअल की एक अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अगर आप सपोज कीजिए 5 मिनट चार्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई कोई ट्रेडर 10 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई 30 मिनट, कोई 60 मिनट, कोई डेली। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग व्यू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या टाइम फ्रेम वो यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है 5 मिनट में डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा हो, बट हो सकता है वही 60 मिनट या 2 आवर के चार्ट में वो अप ट्रेंड दिख रहा हो। तो प्राइस एनालिसिस में कई बार डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाती है। बट जब आप डेटा की एनालिसिस करते हैं तो डेटा की एनालिसिस में हमेशा फैक्ट्स एक ही होगा। या तो मैं देखूं या आप देखें या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ट्रेडर अगर डेटा को देख रहा है तो डेटा इज अ फैक्ट। और फैक्ट हमेशा नंबर्स में होंगे और नंबर्स हमेशा सबके लिए एक ही होगा। तो इसका फायदा क्या है कि जब हम पीसीआर डेटा को देखते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, तो जितने भी ट्रेडर्स इस डेटा को यूज कर रहे हैं सबका एक ही ओपिनियन, एक ही व्यू बनता है। तो ये हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। वही अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं तो वहाँ पे कई बार कंफ्यूजन्स ऑफ डिफरेंट माइंड्स क्रिएट होते हैं। तो एक तो ये फायदा है कि हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। और ये टूल की एक्यूरेसी भी नॉर्मली, अभी हम बैक टेस्ट भी करेंगे लास्ट 4-5 दिन, और कई सालों से मैं इसे प्रैक्टिकली यूज भी कर रहा हूँ। कई बार होता है कि कभी कभी ऐसे सिनेरियो में ये कभी कभी नहीं भी काम करता है, बट उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको वो शेयर करूंगा कि उस समय में क्या करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% ऑफ द टाइम आपको ये राइट डायरेक्शन में ये डेटा आपको रख करके चलता है। तो हमें इंट्राडे ट्रेंड कैसे फाइंड करना है? तो एक तो टेक्निकल एनालिसिस आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ आपको कंबाइन करना चाहिए पीसीआर का डेटा और उसका इम्बैलेंस। वो कैसे यूज करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ट्रेंड को समझने के बाद हमारे लिए इंट्राडे में सुटेबल एंट्री पॉइंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप प्राइस एक्शन से एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि अगर वीवैप के आसपास है और वहां से ब्रेकआउट ले रहा है और डेटा के डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। या फिर कई बार रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग भी होती है। तो राइट एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कई बार हाईज पे या लोस पे ट्रेड लेंगे तो उस केस में स्टॉप लॉस आपके काफ़ी बड़े होते हैं। नॉर्मली जब आप देखेंगे कि हम लोग जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में या टीवी में जो भी कॉल्स देने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हम 20-25 पॉइंट से ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो भी अभी के वॉलेटिलिटी में और 24,000 के लेवल पे। तो आपको राइट लेवल आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राइट लेवल पे आप एंट्री करेंगे तभी आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर आप रैंडम लेवल पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली बड़ा हो जाएगा। तो ट्रेड एंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे सबसे छोटा हो सकता है। क्योंकि ट्रेड एंट्री से इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना कि अगर ट्रेड अगेंस्ट चला जाए तो मेरा एग्जिट रूट क्या है। यानी एंट्री करते समय क्लैरिटी ऑफ माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर ट्रेड रॉन्ग जा रहा है या लॉस में जाता है तो मुझे एग्जिट कहाँ पे लेना है, बिकॉज एग्जिट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ट्रेड एंट्री के लिए हमें छोटे स्टॉप लॉस से कैसे इंटर करें, उसके लिए हम लोग नॉर्मली डेल्टा का यूज़ करते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो लोअर डेल्टा आउट ऑफ मनी में ट्रेड करते हैं, और वॉलेटिलिटी अगर कम है तो एट द मनी में ट्रेड करते हैं। इसके लिए कैसे हम ट्रेड करेंगे मैं आगे आपको एक्सेल शीट में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कौन सी स्ट्राइक हमें पकड़नी चाहिए ताकि हमारा स्टॉप लॉस जल्दी से ट्रिगर नहीं हो, और अगर ट्रिगर हो तो छोटे लॉस में हम निकल पाएँ। और अगर कम वॉलेटिलिटी है तो हमें उस केस में कौन से स्ट्राइक्स पकड़नी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस समझेंगे, इसमें हम इम्बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट 5 या 6 दिन को हम बैक टेस्ट करेंगे, जैसे आज का डेटा, आज क्या सिनेरियो था और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। और प्रीवियस 5 दिन यानी टोटल 6 दिन को हम बैक टेस्ट करेंगे अपने डेटा के साथ, सो दैट हमें ये समझ में आए कि लास्ट 6 दिनों में, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है अभी, तो क्या लास्ट 6 दिनों में कितने दिन इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट होता है और कितने दिन हमें लॉस होता है। जैसे हम आज वेबिनार कर रहे हैं तो हम लास्ट 6 डेज बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। कभी भी आप अगर
इस मेथड को आप चाहो तो पिछले 1 साल 2 साल पे आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसकी विनिंग रेशियो क्या है। जो मैंने बैक टेस्ट किया है, मुझे इसमें एवरेज विनिंग रेशियो 65 से 70% मिली है ट्रेंड को फाइंड करने में। बाकी इंट्री डिफरेंट मैटर है कि आप किस लेवल पे ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या की फैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये रूल को मैं जस्ट एक बार रिपीट कर लेता हूं कि हम लोग नॉर्मली 11:30 के बाद ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, मेन लॉजिक ये है कि मार्केट में डेटा बनना चाहिए। जैसे मार्केट 9:15 बजे खुलती है, तो आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि 9:15 बजे से 10 बजे तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ह्यूज वॉलेटिलिटी दिखा रही है। 9:15 से 15 मिनट की कैंडल, अगर 9:30 की कैंडल देखेंगे तो 15 मिनट में 100 पॉइंट का अगर अपटिक है तो अगले 15 मिनट में 100 पॉइंट का डाउन टिक है। फिर अगले 15 मिनट में फिर 100-150 पॉइंट का अपसाइड है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 100 पॉइंट का डाउन टिक है। यानी कि अगर 9:15 से 10:15 तक 15-15 मिनट की 4 कैंडल देखें तो जनरली हर दिन हम ये देख रहे हैं कि मिनिमम 100 पॉइंट अप डाउन हर 15 मिनट्स में हो रही है। यानी एवरेज ट्रू रेंज ATR ऑफ इनिशियल ओपनिंग इज मोर देन 100 पॉइंट। और जब शुरू की जो वॉलेटिलिटी है, इसमें डेटा को पकड़ पाना या टेक्निकल का भी से भी आपको समझ पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि डेटा भी नहीं, डेटा बनेगा फिर चेंज हो जाएगा, डेटा बनेगा फिर चेंज हो जाएगा। इसलिए एडवाइजेबल ये होता है कि हमें 9:15 से लेके 11 बजे तक डेटा कम से कम बने और डेटा स्टेबल हो जाए। और नॉर्मली उसके बाद प्राइस में भी एक स्टेबिलिटी या एक ट्रेंड का आपको आइडिया लगने लग जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है या अप ट्रेंड जा रही है, या किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है। बाकी मिड डे में रिवर्सल हो वो डिफरेंट मैटर है, बट एक बेसिक ट्रेंड का आइडिया आपको 9:15 बजे से 11 बजे के बीच में लग जाता है, जिसमें प्राइस एक्शन हो सकता है और दूसरा डेटा की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें PCR डेटा और प्राइस एक्शन अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये 11 बजे से लेके आने वाले क्लोजिंग तक ये कंटिन्यू करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जो भी डेटा ट्रेंड बनते हैं 9:15 से 11 बजे तक वो जनरली कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी रिवर्सल आ सकता है, जैसे आज के दिन में आपने रिवर्सल देखा, और उसमें भी ट्रेड एंट्री में कुछ बेसिकली बाउंस में पुट लेना क्यों नहीं लेना बनता था, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। बट हम 11:30 के बाद क्यों ट्रेड प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमें डेटा की फॉर्मेशन चाहिए और सफिशिएंट डेटा चाहिए। फिर सेकंड, ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है PCR डेटा के हिसाब से, और PCR डेटा कैसे देखना है ये आगे हम डिस्कस करते हैं। एंट्री हम VWAP पे करते हैं। अगर आप एट द मनी में कर रहे हैं तो आपका टारगेट 30 से 40 पॉइंट होगा, और अगर आप आउट ऑफ मनी में कर रहे हैं तो आपका टारगेट 25 से 30 पॉइंट होगा। और स्टॉप लॉस जनरली हम 20 से 25 पॉइंट के आसपास रखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा अब हम मेन कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं कि कैसे हमें डेटा को देखना चाहिए। जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, इसका जो बैक टेस्टेड हिट रेशियो है वो करीब आपको 65 से 70% के आसपास बैक टेस्टिंग का हिट रेशियो मिलेगा। अभी भी हम लास्ट 6 दिन टेस्ट करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या हिट रेशियो हमें लास्ट 6 दिनों में मिला है। अगर आप इसे लास्ट 2 साल को बैक टेस्ट करेंगे तो एवरेज हिट रेशियो आपको 65% के आसपास मिलेगा। किसी महीने में 65 है, किसी में 68 है, किसी में 70 है। तो इस तरीके से आपको एवरेज हिट रेशियो 65 से 70 के बीच में मिलता है। अब हम इस डेटा में चलते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें इस डेटा को देखना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी जैसे आज का डेटा समझते हैं हम, और कल के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से डेटा आज गया है। और मार्केट में ये जो बाउंस था, ये बाउंस एक मेयर स्टॉप लॉस हंटिंग थी या काइंड ऑफ ऐसा बाउंस था जो सस्टेन करेगा। तो पहले हम डेटा को समझते हैं। डेटा में क्या है, जैसे मार्केट में एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, प्री ओपनिंग। अगर आप PCR को यूज कर रहे हैं
तो आपको प्री ओपनिंग का लेवल नोट करना होगा। अब ये आपका लेवल हो गया प्री ओपनिंग का आज का 23,747, ये आप देख पा रहे हैं, ये 23,747 ये आज का प्री ओपनिंग लेवल है। ये 9:08 पे ये सेटल हो जाता है, ठीक है। ये लेवल नोट किया और इस लेवल को हम सेंटर बना लिए, राउंड ऑफ करके 23,750 मेरा सेंटर आ गया, क्योंकि यहाँ ओपनिंग हो रही है। अब जो भी मार्केट में पोजीशन बनेगी वो इस लेवल से ऊपर, इस लेवल से ऊपर नीचे ही बनेगी। तो ये सेंटर हो गया, 2 स्ट्राइक ऊपर आपने पकड़ ली और 2 स्ट्राइक नीचे पकड़ ली। अब सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा पुट्स में पैसा बना, हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया पुट्स में, जो कल कैरी फॉरवर्ड किया था। बट सेकेंड हाफ में ट्रेड वापस जब बाउंस हुआ वीवेब के आसपास, तो पुट लेने की कोशिश करी, जिसमें हमें लॉस हो गए। अब जो सेकेंड हाफ की एंट्री थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम आगे उसे हम ठीक कर सकें या उसे हम ध्यान में रखें। बट अभी हम डेटा को समझते हैं, और डेटा में स्ट्राइक प्राइस LTP है, और एक ये ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट इसलिए लगा है कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। और फिर COI चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये अभी हम, ये हो गया कॉल साइड का। इतने कॉलम्स नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन में ऑलवेज होते हैं, आप भी रख सकते हैं। फिर ये पुट साइड हो गया, जिसमें OI हो गया और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब ये एट द मनी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। एट द मनी कहाँ पे है? तो एट द मनी में अगर आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये क्लोजिंग का डेटा है वैसे। COI चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना आ रहा है? 11 लाख आ रहा है क्लोजिंग में। और अगर हम पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में क्लोजिंग का डेटा करीब करीब -3,87,000 आ रहा है। यानी कि पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है और कॉल साइड में पॉजिटिव है। अगर हम इन सारे स्ट्राइक्स का सम कर लें, ये जितना भी ये कॉल्स का स्ट्राइक है, 5 स्ट्राइक, इसका सम करें तो ये करीब 91 लाख है। और हम पुट की साइड सम करें तो 24 लाख है। यानी कि कॉल एंड पुट में अगर हम इम्बैलेंस निकालने की कोशिश करें तो कॉल साइड में 91 लाख ओपन इंटरेस्ट है। इसे हम ऐसे समझें कि आप ये मान लें कि एक लॉट होता है 75 का, तो 91 लाख डिवाइडेड बाई 75, तो इतने और हम सिंपल ये एज्यूम करें कि एक एक ट्रेडर जो है वो एक एक लॉट खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 75, तो इधर आप देखेंगे तो करीब इधर हम देखेंगे तो करीब करीब 12 लाख 1,23,000 ट्रेडर की पोजीशंस कॉल साइड में है। और पुट साइड में एक सिंपल एक अजम्पशन हम ले रहे हैं समझने के लिए, ट्रेडर्स ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ईच ट्रेडर इज बाइंग 75, वन लॉट वन लॉट वन लॉट वन लॉट बाइंग कर रहे हैं। हम यहाँ एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इधर देख रहे हैं कि कॉल साइड में 1,22,000 ट्रेडर ने अपनी पोजीशन बनाई है, और पुट साइड में 32,290 ट्रेडर ने बनाई है, एज्यूमिंग कि ईच ट्रेडर ने एक एक लॉट कॉल या पुट खरीदा है। अब स्टॉक मार्केट के रूल के हिसाब से, या सेबी का डेटा के हिसाब से, या पूरे वर्ल्ड का जो हर एक्सचेंज का डेटा अगर आप उठाएंगे, चाहे US मार्केट हो, चाहे चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, निकाई, हैंगसेंग, सब हर जगह ऑप्शन ट्रेड होती है। और अगर आप एनालाइज करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 80% ऑफ द ऑप्शन बायर्स आर लूजिंग मनी। ये केवल इंडियन मार्केट का सिनेरियो नहीं है, दिस इज अ सिनेरियो जो ग्लोबली, अगर आप डेटा को या गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो S&P की रिपोर्ट्स भी हैं, नैस्डैक के भी रिपोर्ट्स आई हुई हैं अर्लियर, कुछ 7-8 साल पहले मैंने वो रिपोर्ट, आपको मिल जाएगी पूरी। और उसमें ये लिखा हुआ है कि 80-85% ऑफ द ऑप्शन बायर आर लूजिंग मनी इन द नैस्डैक और S&P 500। तो इस तरीके से ये कोई नया सिनेरियो नहीं है कि इंडियन मार्केट में भी 75 से 80% ऑप्शन बायर मनी लूज करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं
कि अगर ट्रेडर 1,12,000 ट्रेडर ऑप्शन बायर हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम बाय करके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ फंड्स, और यहाँ पे 32,000 बायर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर ज्यादा पब्लिक है, जिधर ज्यादा ट्रेडर्स हैं, एंड देर इज अ मोस्ट लाइकली कि वो लूजर होंगे एज पर द हिस्टोरिकल डेटा अराउंड द ग्लोब। तो फिर हमें इस केस में कॉल्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ये इम्बैलेंस देखना चाहिए कि किधर कम है, जिस साइड कम है हमें उधर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज पुट साइड में केवल 32,000 ट्रेडर्स हैं, 32,290, और कॉल साइड में 1,22,000 हैं। तो हमारा एक तो फोकस क्या होना चाहिए कि हमें ट्रेड आज कॉल साइड में नहीं करनी है, आज हमें पुट साइड पे एंट्री लेने का फोकस करना है। तो ये तो एक आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ये काफी हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन, और इसको आप रेशियो के टर्म्स में जो निकालते हैं उसे हम फिर पीसीआर रेशियो बोल देते हैं। अगर आप इसे रेशियो के टर्म्स में निकाल लें, और रेशियो में जैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, तो ये जो रेशियो निकलेगा, दिस रेशियो इज 0.26। तो इसे हम पीसीआर रेशियो बोल देते हैं, जो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे कैसीनो से कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं फिर भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी कैसीनो में आप नॉर्मली ये होता है कि 90% वहाँ पे लूजर्स होते हैं और 10% ही विनर्स हो पाते हैं। तो ये इसे आप ऐसे स्टडी करें कि ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये एक कैसीनो बोर्ड है जहां पे आपको लाइव मार्केट में पोजीशंस दिख रही है कि किस साइड ज्यादा बेटिंग हो रही है, किस साइड कम बेटिंग हो रही है। मैं ये एग्जांपल के थ्रू मार्केट को कैसीनो से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम ऑप्शन चेन को एज अ स्कोर बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं कि किस हर 3 मिनट में ये डेटा अपडेट होता है। एक्सचेंज हमें हर 3 मिनट में ये डेटा दे रही है, और ये रिफ्रेश होता है एवरी 3 मिनट, यू गेट अ ओआई चेंज इन डेटा। तो आप स्कोर बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं कि किधर ज्यादा बेटिंग हो रही है, किधर कम बेटिंग हो रही है। तो जिधर ज्यादा बेटिंग हो रही है, अब लॉजिकली आप बोलेंगे कि जिधर ज्यादा बेटिंग हो रही है उधर हमें ट्रेड करना चाहिए, बट अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो ये थ्योरी फेल होती है, और थ्योरी ये बोलती है कि जिधर ज्यादा बेटिंग हो रही है हमें उधर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें रिवर्स करना चाहिए एज पर द बैक टेस्टिंग। तो सिंपल ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, पीसीआर रेशियो के नाम से कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, बट ये एक सिंपल स्कोर बोर्ड है जिसे आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं। बट इस स्कोर बोर्ड में क्या है कि ये लाइव स्कोर बोर्ड है, तो स्कोर बोर्ड लाइव मार्केट की मूवमेंट के साथ ऑलवेज चेंज होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो सुबह 11 बजे डेटा देखा और उसके ऊपर ट्रेड लिया, अब कुछ न्यूज इवेंट हुए, कुछ ऐसा सिनेरियो आया कि अचानक से स्कोर बोर्ड में चेंजेस आने लगे और वो पोजीशंस चेंज होने लगी, तो उस केस में हमें लॉसेस भी होंगे। बट ये आप मान के चलें कि स्कोर बोर्ड अगर आप रेगुलर ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मार्केट का लगेगा, जो अदर टूल के कंपैरिजन में काफी बेटर है। कोई भी टूल 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इस जो पीसीआर रेशियो या इम्बैलेंस है, ये भी कई बार चेंज होते हैं, इसमें भी लॉसेस लगते हैं, आप इसे फुल प्रूफ नहीं मान सकते। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, जितने भी ऑप्शंस में टूल्स हैं या टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कोर बोर्ड, जिसके बेसिस पे आप कम से कम लाइव डेटा पे एक फेयर आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में क्या डायरेक्शन पॉसिबल बननी चाहिए। अब फिर बनता है कि किस तरीके का आप रिस्क टेकर हैं। अगर आप नेकेड ऑप्शंस ले रहे हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, अगर आप हेज ऑप्शंस ले रहे हैं, बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड, तो वहां पे रिस्क कम है। नेकेड ऑप्शन में कैसे ज्यादा रिस्क है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, और हेज ऑप्शन कैसे बेटर हो सकती है ये मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू, डेल्टा एंड थीटा के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी ये बेसिकली हम लोग ऑप्शंस के डेटा को समझ रहे हैं, और यहाँ पे इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, ये इम्बैलेंस। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉल्स में टोटल जितनी भी पोजीशंस है उसका 149% कॉल में पोजीशन है, और पुट में आज एटीएम में 49% माइनस है। तो अगर इम्बैलेंस देखेंगे तो 198% माइनस नेगेटिव इम्बैलेंस है, यानी कि कॉल साइड में
कोई भी ट्रेड बनती नहीं है। और अगर आपने मार्केट को आज अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी बिल्कुल साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव रही, बट कॉल ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कम से कम कॉल ऑप्शन 30-30, 40-40 रुपया लास्ट के आधे घंटे में टूटी है। और पुट ऑप्शंस बिल्कुल फ्लैट रही, यानी टाइम वैल्यू डिके कॉल में बहुत फास्ट हुआ है लास्ट के आधे घंटे में, वेयर एज निफ्टी वॉज फ्लैट इन लास्ट हाफ एन आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा है ऑप्शन राइटिंग का, ये डेटा कॉल जो मार्केट बाउंस होने के बाद भी कॉल बायर को आज कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉल बायर को फिर भी नुकसान है। अब इस डेटा से कल का क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी जो करंट डेटा क्लोजिंग है इससे कल का जो सिनेरियो बन रहा है वो ये सिनेरियो बन रहा है कि ओवरऑल कल की एक्सपायरी मोस्ट लाइकली नेगेटिव एक्सपायरी हो सकती है। कैसे, उसको पकड़ने का क्या तरीका है? उसको तरीका है कि एक देखिए यहाँ पे कॉलम है OIPCR। मेरी सीट आप लोग को दिख रही है या नहीं दिख रही है? मेरी एक्सेल शीट दिख रही है? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट। ओके ओके ठीक है। अब एक तो हो गया इंट्राडे के लिए हमें क्या डायरेक्शन मिल लेना है, उसके लिए हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यूज करते हैं इंट्राडे के लिए। अब जैसे कि कल एक्सपायरी है और कल एक्सपायरी वाले दिन क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और क्या ट्रेंड रहेगा, उसके लिए हम टोटल ओपन इंटरेस्ट को यूज करते हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि पिछले जब से ये वीकली एक्सपायरी चालू हुई है, फ्राइडे से चालू होती है, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका कंबाइंड एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट क्या है, वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर आता है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में केवल आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है। तो एक्सपायरी वाले दिन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टोटल एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट इन 5 स्ट्राइक्स का जो आज की खुली थी वहां से, तो अगर कॉल साइड देखेंगे तो कितना है कॉल साइड, ये करीब करीब आ रहा है 2,49,00,000 और पुट साइड आ रहा है 1,31,00,000। अगर इसका आप रेशियो निकालेंगे तो और इम्बैलेंस निकालेंगे तो कॉल्स में ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स में कम आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो पीसीआर इज 0.53। तो एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ओपन इंटरेस्ट का जो इम्बैलेंस है वो करीब करीब 50% यानी 0.53 है। वो ये इंडिकेट कर रही है कि आज का जो बाउंस था दैट वाज काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि मार्केट ने बाउंस दिया टू किक आउट द ऑप्शन पुट बायर्स, और कल मोस्ट लाइकली मार्केट शुड अगेन रेज्यूम अ डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से टोटल ओपन इंटरेस्ट देख के एक आप आइडिया ले सकते हैं। अब कल जैसे सपोज कीजिए मार्केट में डेटा फिर से नेगेटिव बनता है चेंज ये पीसीआर का, तो और ये डेटा भी नेगेटिव होता है OIPCR और चेंज इन OIPCR, यानी कि इंट्राडे का डेटा और एक्सपायरी का दोनों डेटा अगर नेगेटिव बनता है कल, तो हमें क्या करना चाहिए, कल हमें पुट ऑप्शन पे दोबारा से बेट करनी चाहिए। क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, और जो इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है वो अगर कल फिर से नेगेटिव बनता है तो हमें फिर से कल डाउनसाइड मिल सकती है और हमें पुट ऑप्शन पे बेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अभी हम लोग मोस्ट लाइकली जनवरी में नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए और मार्केट मोस्ट लाइकली 23,200 और 23,000 की तरफ जा सकती है, क्योंकि रोल ओवर्स का डेटा और जितने भी डेटा फैक्टर्स, FIs का डेटा हो गया, फ्लो ऑफ फंड्स का डेटा है, इन सबको देख के यही समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग सेल ऑन राइज की ही सिचुएशन होनी चाहिए, ना कि बाय ऑन डिप होना चाहिए। तो ये आपको एक फेयर आइडिया लगा होगा कि कैसे हमें ऑप्शंस के डेटा को देखना चाहिए। और इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ये आपको फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक आप इसके बेसिस पे ट्रेड लें, और उसके बाद वेडनेसडे जैसे ही आता है, वेडनेसडे से आपको देखना चाहिए ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा, जो कि कंबाइन डेटा हो गया टोटल। इससे आप एक्सपायरी डे को फॉरकास्ट करने में ये काफी हद तक आपको हेल्पफुल होती है।
तो ये डेटा से अभी हमें यही समझ में आया कि आज का जो बाउंस है वो डेटा से उसका कोई सपोर्टिंग नहीं है। डेटा अगर आप देख रहे हैं तो आज कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना नहीं बनता है, आज हमें पुट पे ही फोकस करना बनता था। और ओवरऑल डेटा भी देखेंगे तो ये नेगेटिव साइड है। क्लियर? अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करते हैं। जैसे अभी आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोग जो ट्रेडिंग ले रहे हैं वो जनरली नेक्स्ट वीक ऑप्शंस को प्रीफर कर रहे हैं। करंट वीक ऑप्शंस को हम एक्सपायरी के आसपास अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीजन ये है टाइम वैल्यू डिके। सेबी ने भी क्यों आपका वीकली ऑप्शंस बंद किया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है टाइम वैल्यू डिके। अभी जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी है और आपके सामने ये अभी मैंने ऑप्शंस खोली है कल वाली, ये देख रहे हैं सेकेंड वीक हो गई, फर्स्ट वीक चला गया, सेकेंड वीक है, और यहाँ पे जब मैं थर्ड वीक करूंगा तो ये थर्ड वीक में मूव कर जाएगा। अब अभी सेकेंड वीक है कल, और कल है एक्सपायरी। कल अपना है 9 8 या 9 जो भी, हाँ 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। अब हम थीट यहाँ पे देखिए कॉलम क्या क्या मैंने लिया है। एक है डेल्टा कॉलम। डेल्टा का मतलब हो गया कि मार्केट कितनी मूव करेगी, कितनी मूव करेगी तो मेरा ऑप्शंस का प्राइस कितना मूव करेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर 23,750 का डेल्टा अभी आ रहा है 0.39। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.39, तो आपकी जो ऑप्शन है ये 38 रुपीज ऊपर या नीचे जा सकती है। यानी कि 23,750 की जो कॉल ऑप्शन है, ये अगर निफ्टी कल सपोज कीजिए 100 पॉइंट ऊपर खुल जाती है तो 750 की कॉल ऑप्शन केवल डेल्टा के हिसाब से 38 रुपया ऊपर खुलनी चाहिए। बट इसका थीटा कितना है ये देखिए, इसका थीटा इज 50 पॉइंट फॉर वन डे, यानी कल एक्सपायरी है इसलिए इसका थीटा 50 रुपया आ रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो इसमें प्रीमियम है वो पूरा का पूरा थीटा है। करेक्ट? तो इस तरीके से अब हम इसी को पुट साइड में आप देखिए, पुट साइड में जैसे 23,700 की जो पुट ऑप्शन है इसका थीटा कितना आ रहा है 67 रुपीज। यानी मार्केट अगर कल इसी लेवल पे खुली या इससे थोड़ी भी नीचे खुली तो 23,750 की जो पुट ऑप्शन है वो 50 रुपया से घट जाएगी। अब आपका 100 पॉइंट के मूव होने के बाद भी सपोज कीजिए आपने 23,750 की पुट ऑप्शन खरीदी आज और आप कैरी करके ले गए, कल मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुली तो हिसाब से 100 पॉइंट नीचे खुलने के कारण अगर इसका डेल्टा 60 है इंटू 100, यानी मुझे ये 60 रुपया ऊपर खुलनी चाहिए एज पर डेल्टा। बट इसमें से आपको घटाना पड़ेगा थीटा, 60 माइनस 49, ये हो गया टाइम वैल्यू। तो आपकी 60 प्लस 49, तो ये आपकी केवल 12-13 रुपया ऊपर खुलेगी अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुल जाती है तो, क्योंकि हमें 49 रुपीज का थीटा इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सपायरी के 1 से 2 दिन पहले हमें करंट वीक की ऑप्शंस छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। अगर आप ऑप्शन में लॉस बचाना चाहते हैं तो आप एक्सपायरी के जिस दिन एक्सपायरी है उसके 1 दिन पहले आप करंट वीक की ऑप्शन छोड़ करके नेक्स्ट वीक की ऑप्शन पे फोकस करें। क्यों? अब मैं आपको उसका रीजन देने की कोशिश करता हूं। अब जैसे देखिए सपोज कीजिए मैंने नेक्स्ट थर्ड वीक कर दिया, यहाँ पे थर्ड वीक कर दिया, यानी कि 16 जनवरी वाली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। अब आप सपोज कीजिए आपको ऑप्शन लेना है और आप बोलोगे कि मैं एट द मनी 750 की 200 रुपए की है, मैं लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत महंगी है, कई बार कॉस्टली लगती है। तो इसका तरीका क्या है कि आप 23,500 की पुट ऑप्शन पे ट्रेड कीजिए जो ट्रेड हो रही है 105 रुपया पे। 23,500 की पुट ऑप्शन ट्रेड हो रही है 105 पे। इसका डेल्टा कितना है 32 पैसे का। सबसे बड़ी बात थीटा कितना है, थीटा है 9 रुपए का। यानी कि अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज कीजिए कल मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलती है और मैं नेक्स्ट वीक की लेता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट बनेगा। जैसे दिस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि
आपकी ये 32 रुपए से बढ़ेगी। आउट ऑफ मनी आपने ली, 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो 32 पॉइंट से बढ़ेगी। और इसका थीटा का नुकसान आपका कितना होगा? थीटा का नुकसान होगा 32, और इसका थीटा डीके आप देख रहे हैं 9 रुपया केवल। तो 23-24 रुपया का प्रॉफिट आपको मिनिमम मिलेगा। वहीं अगर आप एट द मनी में करते हैं, या एट द मनी नहीं, एट द मनी करेंगे, तो जिसका डेल्टा 0.5 है, तो उस केस में आप ये देखेंगे कि 0.5 इंटू 100, यानी कि ये 0.5 इंटू 100, यानी कि ये 51 रुपीज से बढ़ेगी। और इसका थीटा है केवल 9 रुपया, तो आपको 51 माइनस 9 यानी 42 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर आप करंट वीक में कर रहे होते ऑप्शंस में, तो आपको केवल 12 रुपया प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वीकली ऑप्शन क्यों बंद की गई? वो इसलिए बंद हुई क्योंकि वीकली ऑप्शंस में हमें थीटा का सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइम वैल्यू डिके का, क्योंकि ऑप्शन इज अ वेस्टिंग एसेट और 5 दिन में उसका प्रीमियम 0 होना है। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज ये एक हैबिट हमें बनानी चाहिए कि एक्सपायरी वाले दिन और उसके एक दिन पहले आपको करंट वीक के ऑप्शंस को स्क्रीन से हटा देनी चाहिए और नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में हमें चला जाना चाहिए, अगर हम अपने कैपिटल की सेफ्टी चाहते हैं तो। बाकी आप रिस्क लेना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वो अलग मैटर है। बट अगर हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम सेफ ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम लॉजिकल ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमें करंट वीक की ऑप्शन ट्रेड करना कंपेरेटिवली रिस्की। आप हेजिंग करें, हेजिंग करेंगे तो रिस्क कम है। उसका क्यों हेजिंग में करंट वीक बेटर है अगले वीक से? वाई सो? उसका रीजन हम यहाँ पे समझते हैं। करंट वीक में सपोज कीजिए मुझे लग रहा है कि मंदी आएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट ले ली 23,750 की। एक तरीका है कि आप नेकेड पुट ले लें, दूसरा तरीका है कि आप बेयर स्प्रेड ले लें। तो आपने 23,750 की पुट ली जिसका थीटा है 49, और आपने इसके अगेंस्ट पूरा का पूरा थीटा बेच दिया 23,650 का। 54 रुपए इसका थीटा नहीं होगा, बेसिकली इसका 52 रुपए मैक्सिमम थीटा आएगा। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग होने के बाद कुछ प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ है लास्ट की एवरेजेस के चक्कर में, जिसके कारण वैल्यूज ये सही नहीं आ रही है। बट इसका मैक्सिमम थीटा 52 रुपये होगा, क्योंकि लास्ट में मार्केट का प्राइस क्लोजिंग से एडजस्ट हुआ, इसलिए हम ये थीटा सही नहीं दिख रहा है। बट ये आपको 52 रुपीज का थीटा आएगा। तो आपने क्या किया, 49 रुपीज का थीटा पे किया, आपने पुट खरीदी 23,750 की, और आपने हेजिंग करके 23,650 की पुट बेच दी, तो आपने वापस 52 रुपए का थीटा ले लिया। तो आपका नेट थीटा में कोई रिस्क नहीं है, इनफैक्ट आपको थीटा प्लस हो गया पोजीशन, 3 रुपए आपको थीटा मिलेगा। और डेल्टा यानी डायरेक्शन आपका सही हुआ तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी करंट वीक में, क्योंकि डेल्टा आपका नीचे गिरने पे एक्सपायरी पे डेल्टा आपका फेवर में आएगा। तो बेसिकली अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, जैसे बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, तो उस केस में करंट वीक इज बेटर देन द नेक्स्ट वीक। बट आप अगर नेकेड ऑप्शंस करना चाह रहे हैं, तो नेकेड ऑप्शंस में करंट वीक करना इज द रिस्कीएस्ट, क्योंकि वहां पे आपको थीटा डीके का बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, और डायरेक्शन में आप सही भी होंगे तो डिजायर्ड प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। मतलब जितना हम रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से हमें प्रॉफिट उस केस में नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी आप हमें मिली होगी कि हमें क्यों बेसिकली थीटा और डेल्टा को देखना चाहिए। और थीटा और डेल्टा देखने का तरीका क्या है कि आप कोई भी गूगल की वेबसाइट में जाएं और वहाँ पे आप डालिएगा ऑप्शन कैलकुलेटर। ऑप्शन कैलकुलेटर आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन कैलकुलेटर खुल जाएंगे, और उसमें आप ब्लैक स्कॉल्स मॉडल डाल सकते हैं, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल ऑप्शन कैलकुलेटर। बहुत सारे कैलकुलेटर आपको खुल जाएंगे, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो देख करके थीटा और डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी स्ट्राइक आप खरीद रहे हैं उसका आप थीटा वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जहाँ पे ये लाइव अवेलेबल होते हैं, जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो लाइव इसमें दिखता रहता है। बाकी आप इसे कैलकुलेट भी फ्री में कर सकते हैं, वेबसाइट में आपको ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं, अब मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट वॉलेटाइल है या कम वॉलेटाइल है,
तो हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस का आइडिया होना चाहिए कि क्या स्टॉप लॉस हम ले और किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करें। तो जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है तो उस केस में हम कोशिश ये करते हैं कि हम वैसी स्ट्राइक पे ट्रेड करें जो 100 पॉइंट की वोलेटिलिटी में मेरा एसएल ट्रिगर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि आज हम लोगों ने कोशिश करी थी 23,300 की पुट ऑप्शन पे। क्यों क्यों ट्रेड लिया इस पे? 23,300 की पुट ऑप्शन देखिए बंद हुई है 57 रुपीज पे, 57 पे बंद हुई है। इसका जो डेल्टा है वो क्लोजिंग डेल्टा 20 का है, यानी कि 100 पॉइंट के मूव पे आपको मैक्सिमम रिस्क कितना का हो सकता है? 20 पॉइंट का हो सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट नॉर्मली 100 पॉइंट के मूव पे आपको 20 पॉइंट से ज्यादा 20 से 25 पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट मूव करने पे डेल्टा भी मूव करती है, डेल्टा फेवर में आती है। और थीटा का रिस्क कितना है? थीटा का रिस्क मेरे पास 8 रुपए का है। तो जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो हम उस हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं कि अगर मार्केट अगेंस्ट जाए तो हम स्टॉप लॉस को झेल सकें। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि 100 पॉइंट का आपने एक स्टॉप लॉस लिया कि 100 पॉइंट अगर मूव करेगी तो मेरा 20 पॉइंट एसएल ट्रिगर हो जाए। कई बार क्या होता है कि 50 पॉइंट या 25 पॉइंट अगेंस्ट जाते ही आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये ट्रेड गलत हो रहा है, तो आप छोटे लॉस पे यानी 5 से 7 पॉइंट के लॉस पे अपने ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। और वोलेटिलिटी के केस में क्या होता है कि अगर ट्रेड सही हो गया, यानी ये डायरेक्शन आपकी सही हो गई, तो ये 57 वाली जो पुट ऑप्शन है जो अगले वीक वाली 23,300 की है, ये जरूरी नहीं है कि 77 ही हो, ये कई बार 95 भी हो जाएगी, 105 भी हो जाएगी। तो रिस्क छोटा रहेगा और रिवार्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। इसलिए जब मार्केट वोलेटाइल है तो आप आउट ऑफ मनी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसका डेल्टा 0.20 0.25 है और थीटा कम होना चाहिए। अगर आप थीटा, ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे करंट वीक में ट्रेड करेंगे तो आपको थीटा उसमें थीटा डीके आपको डिफिकल्टी देगा, बट आप नेक्स्ट वीक में करेंगे तो थीटा डीके का कोई बड़ा रिस्क नहीं आएगा। इसलिए हम जनरली एक्सपायरी के आसपास नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड हमें यहाँ पे मिल गई होगी कि क्यों हमें थीटा को देखना बहुत जरूरी है। थीटा ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा, आप जैसे कल देखिए, कल पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही, कॉल एंड पुट दोनों में डिके हुआ, तो वो ऑप्शन जो सेलर्स हैं उनके लिए टाइम वैल्यू का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो हमें अपने ट्रेडिंग में टाइम वैल्यू को, थीटा को हमेशा नजर में रखनी चाहिए। थीटा और डेल्टा क्या है? ग्रीक्स, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर, 90% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर ग्रीक्स को इग्नोर करते हैं। वो केवल प्राइस पे फोकस करते हैं। प्राइस के साथ साथ पीसीआर का डेटा, थीटा, डेल्टा, ये फैक्टर आपको जरूर से जरूर नजर में रखनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे समझते हैं। दोबारा से एक बार हम पीपीटी में चलते हैं और 1 मिनट। तो अब बेसिकली हमें एक आइडिया ये लगा कि किस तरीके से डेटा को स्टडी करना है, और इसमें अब हम कुछ बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। और ये जो ट्रिक है, ये टेक्निक है, ये आपको हमेशा 11 बजे के बाद यूज़ करनी चाहिए। पीसीआर से हमें ट्रेंड निकालना है, वीवैप के आसपास एंट्री लेनी है। ये कैसे एंट्री लेनी है अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस आपका हमेशा डे लो के आसपास होना चाहिए, और टारगेट आप 1:1.5 एंड 2 इस तरीके से टारगेट रख सकते हैं। अब किस तरीके से ट्रेड लेंगे, किस तरीके से स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हम आगे चलते हैं डेटा में, और बैक टेस्टिंग के दौरान उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये डेटा मैंने आपके लिए लास्ट, अगर आप आपके पास हिस्टोरिकल डेटा पीसीआर का है तो आप वहाँ से, मैंने ये नोट किया है, ये हिस्टोरिकल डेटा, जैसे एसएमसी का एक पीसीआर डेटा चैनल है, पीसीआर डेटा चैनल, जहाँ पे हम लोग हर 15 मिनट में डेटा फ्लैश करते हैं जो अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। और वहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आपको लास्ट 2 साल का मिल जाएगा। तो उसी चैनल से ये मैंने लास्ट 6 दिन का डेटा निकाला है, और वहाँ पे हम हर 15 मिनट में डेटा पब्लिश करते हैं। तो अगर आप उस चैनल के मेंबर हैं तो आप डेटा जाके देख सकते हैं। ये सारा डेटा वहीं से निकाला है बैक टेस्टिंग के लिए। अब जो डेटा मैंने निकाला उसमें मुझे क्या दिखा? पीसीआर का डेटा
जो फ्लैश किया गया, तो 1 जनवरी को उस चैनल में जाके मैंने देखा तो क्या डेटा था, तो उस चैनल में जाके देखा तो करीब 11 से 11:30 के बीच में डेटा पॉजिटिव थे। उसके बाद 2 जनवरी को भी डेटा पॉजिटिव था, फ्राइडे 3 जनवरी को नेगेटिव, 6 जनवरी को नेगेटिव, 7 जनवरी ट्यूसडे को पॉजिटिव। आज का डेटा नेगेटिव है। आज का डेटा, ये मैंने पीपीटी कल बनाई है इसलिए आज मैंने इसको फिल नहीं किया, बट आज का डेटा नेगेटिव था। तो आज का डेटा के हिसाब से हमें पुट पे फोकस करना था। अब हम इसे बैक टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से डेटा बने हैं और हमें कैसे उस पे क्या एक्यूरेसी मिली लास्ट 6 दिनों में अगर हम इस पे ट्रेड कर रहे होते तो सबसे पहले आज को ही सर देखते हैं, अनुज 8 बात कर जनवरी रहा को। हूँ। आपका पीपीटी विजिबल नहीं है, खाली एक्सेल ही शो हो रहा है अभी। ओके ओके, 2 मिनट दीजिए। अभी आ रही है अनुज जी? अनुज जी, अभी पीपीटी हाँ विजिबल? हाँ सर, अब दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है, वो हैंग कर गई थी लगा। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे डेटा की, और डेटा में बैक टेस्ट करते हैं और फिर उसी दौरान हम समझेंगे कि क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या एंट्री रूल्स फॉलो करना है, क्या स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और कैसे टारगेट डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेटा है आज का, वो डेटा आज का पीपीटी दिख रही है ना अनुज जी? नेगेटिव, हाँ और सर, हाँ सर, दिख रही है सर। हमें पुट साइड ट्रेड करना था। तो हम 8 जनवरी आज को ही पहले टेस्ट करते हैं, फिर हम ट्यूसडे को करेंगे और फिर ये लास्ट 4 दिन करेंगे और लास्ट 6 दिनों में देखेंगे कि क्या हिट रेशियो हमारा रहा है। चलो, चार्ट्स विजिबल हैं? हाँ सर, चार्ट विजिबल है सर। ठीक है। अब देखिए, ये आज का ग्राफ है और आज की वीवैप लाइन है। अब देखिए 9:15 बजे आज मार्केट खुली, डेट है 8 तारीख। सुबह अगर आप डेटा देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 9:15 से 11 बजे तक डेटा को एनालाइज करते हैं। तो 9:15 से 11 तक का डेटा दिखा कि नेगेटिव है, नेगेटिव डेटा है। ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि पीसीआर डेटा अगर नेगेटिव है तो ये जो वीवैप है, वीवैप के आसपास, कई बार क्या होगा, एग्जैक्ट वीवैप टच नहीं करेगी। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होगा तो वीवैप कई बार टच नहीं करेगी, या अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उस केस में वीवैप के से पहले ही मार्केट बाउंस कर जाएगी। या अगर डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो वीवैप टच होने से अर्लियर ही मार्केट कई बार पहले ही रिएक्ट कर लेती है, तो वो एंट्री नहीं देता है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा वीक या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे आज का डेटा काफ़ी वीक था सुबह ओपनिंग से ही, ये देखिए सुबह ओपनिंग से ही डेटा वीक था। तो एक तो अगर आप टेक्निकल्स भी देख रहे हैं तो डेटा अगर सपोज आपको 10 10:30 तक वीकनेस समझ में आ गई तो ये एक ब्रेकडाउन कैंडल बना, ये आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन कैंडल बनी। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ वीवैप के आसपास यहाँ पे आप पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों ने आज सुबह मैसेज आप लोगों को फ्लैश किया था कि डेटा काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, ओपनिंग में ही करीब 9:30 9:40। एक मैं इंटरव्यू दे लूँ जी बिजनेस का, 1 मिनट। हेलो। हेलो नितिन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कनेक्ट कर सर दीजिए। कनेक्ट कर रहे हैं, स्वाति जी बात करेंगे। थैंक यू।
49,075, 49,375 ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर रिकवरी में 50,200 से लेकर 50,450 या 50,250 से 50,450 की रेंज मान लें, वहां पर बैंक निफ्टी पर पहली रुकावट है। उसके बाद आगे के लेवल आते दिखे हैं। मिड कैप्स और कैप शेयरों का हाल तो बुरा है। अब देखते हैं कि वहां पर वैल्यू बाइंग कब निकल कर आती है, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी होगा कि दिग्गज शेयरों में रिकवरी लौटे। और दिग्गज शेयरों में रिकवरी दो ही वजह से लौट सकती है, या तो अमेरिकी बाजार फिर से उछले, या फिर आज के सेशन में एफआई की तरफ से दिवाली के आंकड़े बड़े नजर न आए। और अगर खरीदारी की आ जाए तो कहना ही क्या है, तो मुश्किल, लेकिन ये आंकड़े होंगे जो कल बाजार की दिशा दशा तय करेंगे। एक बात तय है, पिछले 2 हफ्तों से दिन के दौरान ओवरनाइट सुबह से शाम रेंज काफी बड़ी बनती दिख रही है, वॉलेटिलिटी काफी बढ़ रही है। और कल भी वायदा कारोबार के निफ्टी के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव भरपूर रहने की उम्मीद है। ऐसे में ट्रेडर्स को बड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करना है और इन्वेस्टर्स को भी अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त करना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। एस&पी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहाँ मौके? देखिए, कल फोकस रहेगा पुट ऑप्शन पे और टारगेट स्ट्राइक होगी नेक्स्ट वीक की 16 जनवरी की एक्सपायरी की 23,450 की पुट ऑप्शन। मार्केट 23,700 के आसपास बंद हुई है और हम बेट करेंगे 23,450 की पुट ऑप्शन पे, जो 90 के आसपास की क्लोजिंग प्राइस है। आपको 85-90 इस रेंज में आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 55 का और टारगेट ऊपर बन सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 125 और उसके ऊपर 145-150 तक के। तो कल हम पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे 23,450 की, जो 16 जनवरी की एक्सपायरी की है। 16 जनवरी की एक्सपायरी की 23,450 की पुट ऑप्शन पर बेट करने की सलाह आ रही है नितिन जी की तरफ से। 55 का स्टॉप लॉस, 125 दूसरे 145 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी ऑप्शन। धन्यवाद करेंगे आपका सर, हमसे बातचीत। जी, तो अभी हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि आज का जो डेटा है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये डेटा सुबह से ये नेगेटिव डेटा, और यहाँ पे सुबह हम लोगों ने आप लोगों को मैसेज भी फ्लैश किए थे कि डेटा नेगेटिव बन रहा है, और वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग भी मिली। जो पुट में जिन्होंने ट्रेड किया उसे प्रॉफिट भी मिला। सेकंड, ये एक बाउंस था। बाउंस होने के बाद इस लेवल से फिर 100 पॉइंट का एक सेल मार्केट में ट्रिगर हुआ। अब नेक्स्ट जो रूल है कि हमें वापस से वीवैप के आसपास ट्रेड लेना है। अगर डेटा नेगेटिव है, पीसीआर का डेटा, जो पुट कॉल रेशियो डेटा अगर नेगेटिव है, तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है ट्रेड रूल के हिसाब से कि वीवैप के आसपास आए तो हमें ट्रेड लेना है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वीवैप के आसपास आने से नहीं, वीवैप के आसपास आके रिजेक्शन होने से हमें ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे रिजेक्शन अभी क्या है, मूवमेंट नॉर्मली आप देख रहे हैं कि 30-40 पॉइंट की मूवमेंट बहुत फास्ट ऊपर नीचे आ रही है। रिजेक्शन का मतलब हो गया कि कम से कम अगर आप 15 मिनट का कैंडल स्टिक यूज कर रहे हैं तो वीवैप के आसपास आके एक रेड कैंडल आपकी बननी चाहिए, तभी वो रिजेक्शन मानी जाएगी, अदरवाइज वो कंटिन्यूएशन मानी जाएगी। तो यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक ये है। अब मैं आपको आज के ग्राफ में लेके चलता हूँ। ये ग्राफ आपका है 15 मिनट्स का, एवरी 15 मिनट्स की कैंडल है, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ वीवैप लाइन, दिस इज अ वीवैप लाइन। डेटा क्या है? डेटा इज नेगेटिव, डेटा नेगेटिव है, यानी कि मुझे किसी भी कंडीशन में पुट लेना है और कॉल लेना ही नहीं है। चाहे प्राइस एक्शन कुछ भी दिखाए, मुझे कॉल लेना नहीं है, मुझे पुट पे बेट करना है। अब एक तो तरीका हो गया कि आपने यहाँ डेटा स्टडी कर लिया, 10:30 बजे के आसपास प्राइस में ब्रेकडाउन हुआ तो आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, जो हम लोगों ने कल स्प्रेड लेके गए थे पुट वाली, जिसमें हम कैरी कर रहे थे और आप लोगों को ये सिग्नल भी दिया था कि मार्केट गिर सकती है। दूसरा एक ये बाउंस मिला। अब ये दिस इज कॉल्ड अ रिजेक्शन कैंडल। ये बाउंस होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक बनी रेड कैंडल, यानी डेटा नेगेटिव है और रेड कैंडल बनी, तभी हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन लेना चाहिए।
और अगर हम यहाँ पे पुट ऑप्शन लेते तो आप ये देख सकते हैं ये करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास का एक निफ्टी में फॉल आया। अब सेकेंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक क्या है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करी, ये भी बाउंस करी, ये आ गया वीवैप। अब वीवैप पे एज अ रूल आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये रिजेक्शन कैंडल नहीं दिख रही है, यानी कि प्राइस एक्शन में ये बाइंग दिख रहा है, तो प्राइस एक्शन को भी हमें रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तभी आपको राइट ट्रेड मिलेगा, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो ट्रेड गलत हो सकता है। तो ये जो डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट अगर प्राइस एक्शन में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, तो वही आज हुआ कि यहाँ पे ये 15 मिनट की जो कैंडल है, ये वन कैंडल इज अप्रोक्सीमेटली 660 से 760, 100 पॉइंट की ये 15 मिनट की एक एक कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है। तो ये आपको उतना टाइम ही नहीं दे रहा है कि आप मार्केट को प्रॉपरली समझ पाए। तो ये बेसिकली जब तक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल ना बने तब तक हमें वीवैप के आसपास एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ये जो ट्रेड है ये यहाँ से बाउंस कर गया, फिर ये ऊपर वापस ग्रीन कैंडल है, वापस ग्रीन कैंडल है, और ये हाई बनने के बाद नीचे आ गई। अब आप बोलेंगे ये दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल, तो क्या हमें यहाँ पे पुट लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग अबव वीवैप। हम वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन नहीं लेनी चाहिए। हमें पुट ऑप्शन तभी लेनी चाहिए जब प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो वीवैप और वीवैप के आसपास रिजेक्शन मिले। अब ये पॉइंट को मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको वीवैप पे ये दिस इज अ वीवैप, यहाँ पे आपको एक देखिए रिजेक्शन कैंडल मिली, ये आपको एंट्री सही है, यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं, दिस इज अ राइट एंट्री, क्योंकि आपको ये दिख गया, मार्केट को ये दिख गया कि हाँ भाई वीवैप के आसपास सेलर है, रिजेक्शन हो गया ये। सेकेंड, ये बाउंस आया एंड देयर इज अ नो रिजेक्शन एट दिस लेवल, ठीक है, तो इस लेवल पे हमें पुट की एंट्री नहीं बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें सीखना चाहिए, और कई बार इस गलती के कारण हमें लॉसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और बाकी कुछ भी, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। अगर हम प्राइस एक्शन और ऑप्शन डेटा को कंबाइन कर दे तो ये बहुत सिंपल है। वीवैप के आसपास रिएक्शन हो तब आप ट्रेड लीजिए, आपका छोटा लॉस होगा और प्रॉफिट आपका हमेशा बड़ा होगा। और उसमें जो स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है वो स्ट्राइक सिलेक्शन आप आउट ऑफ मनी कीजिए जिसका डेल्टा कम है और थीटा भी कम है। और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे रिजेक्शन आई, वापस उल्टा होने लग गया, तो आप छोटे लॉस को बुक करके निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं छोटा रिस्क पे, और अगर सही हो गया तो 100 पॉइंट के फॉल पे आपको आराम से टारगेटेड प्रॉफिट 25, 30, 35 पॉइंट का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वीवैप के एंट्री को और एंट्री को प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नॉर्मली क्या है? स्टॉप लॉस जैसे आप अगर वीवैप के आसपास एंट्री करते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मुझे स्टॉप लॉस या टारगेट क्या रखना चाहिए। तो सपोज कीजिए आपने ये रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री किया, करेक्ट, यानी मैंने यहाँ पे एंट्री की, इस कहीं इसी आसपास अगर एंट्री हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये जो हाई है इसके ऊपर वीवैप आ रहा है, तो इसके ऊपर आसपास कहीं आप स्टॉप लॉस रख सकते हो कि अगर प्राइस इसके ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएं। तो यहाँ पे आपको छोटा लॉस होगा हमेशा। और जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर सपोज रिजेक्शन कैंडल बनती, इस तरीके से कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाती, रेड कैंडल, तो ये मेरी एंट्री होती और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि वीवैप के ऊपर जो कैंडल बनी है उसका हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाता। तो छोटा स्टॉप लॉस, और फिर अगर ये रिजेक्शन कैंडल बनती तो आपको ये बड़ा टारगेट मिल सकता था। तो इस तरीके से आप पीसीआर, डेटा का इम्बैलेंस, प्राइस एक्शन और रिजेक्शन कैंडल पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब हम बैक टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो जैसे आज का डेटा में सुबह एक अपॉर्चुनिटी मिली, और जो सेकंड ट्रेड था ये बेसिकली रूल के हिसाब से ट्रेड बनता नहीं था। ये एक ट्रेड बना आज जो प्रॉफिटेबल होता, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था। और सेकंड ट्रेड अगर आप रिजेक्शन को फॉलो करेंगे तो ये ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता था, जो आज हम लोगों ने लिया और जिसमें 18-19 पॉइंट का स्टॉप लॉस बुक किया, तो वो ट्रेड
लॉजिकली अगर हम रिवर्सल देखें तो नहीं बनता था, ठीक है, और ये फिर ऊपर बाउंस करती चली गई। अब हम इसको 2-3 दिन फटाफट बैक टेस्ट कर लेते हैं, फिर और क्लैरिटी ऑफ माइंड हमें मिलेगी। तो अब हम आज का डेटा नेगेटिव था और रूल के हिसाब से आज हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलता, दूसरे में हमें बनता नहीं था। अब 7 तारीख को आते हैं। 7 तारीख को डेटा पॉजिटिव था, पूरे दिन पॉजिटिव डेटा था, बट ये साइडवेज होने के कारण ना आपको कॉल में पैसा मिला ना आपको पुट में मिला। आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप 11 बजे के बाद देखेंगे तो टीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, ठीक है, बट मार्केट रेंज बाउंड होने के कारण कॉल एंड पुट दोनों में टाइम वैल्यू डिके होती चली गई, जिसके कारण ये डे बायर के लिए भी लूजर था और कॉल बायर और पुट बायर दोनों के लिए लूजिंग था। तो चले हम ये माने कि 7 तारीख को डेटा के हिसाब से हमारा लूजिंग डे था। 8 तारीख को आज का देखें तो अगर हम रिवर्सल को फॉलो करते तो आज का प्रॉफिटेबल डे होता। अब लास्ट 2-3 दिन और हम फटाफट टेस्ट कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन एंड क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अब हम 6 तारीख को आते हैं और 6 तारीख का डेटा अगर आपको ध्यान हो तो 6 तारीख का डेटा उस सीट में कंप्लीट 6 तारीख ना, सॉरी 6 तारीख का डेटा नेगेटिव साइड था। 6 तारीख को और 5 तारीख को 2 दिन नेगेटिव था, फिर उधर 2 दिन पॉजिटिव था। तो ये देखिए ये डेटा नेगेटिव है, तो कम से कम हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि किसी भी केस में हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेनी है। अब ये वीवैप है, दिस इज अ वीवैप, मार्केट वीवैप के आसपास यहाँ पे एक आपको रिजेक्शन कैंडल मिली होगी, दिस इज कॉल्ड अ रिजेक्शन कैंडल, और फिर ये सेलिंग दिखी। तो अगर आप देखेंगे तो 6 तारीख को भी इस डेटा के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब सैटरडे संडे 4-5 हो गया। 3 तारीख को हम देखते हैं। 3 तारीख को अगर आपको ध्यान हो तो 3 तारीख का डेटा, 3 तारीख और 1 तारीख, ये 3 तारीख का डेटा क्या था? 3 तारीख का डेटा, 1 सेकेंड, एक बार हम एक्सेल में देखते हैं 3 तारीख का डेटा क्या था अपना। हाँ अच्छा, फ्राइडे 3 तारीख का डेटा नेगेटिव था और 2 तारीख और 1 तारीख का डेटा पॉजिटिव था। फटाफट हम एक बार बैक टेस्ट कर रहे हैं इस रेशियो को, इस कॉन्सेप्ट को, सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आए। तो फ्राइडे का डेटा 3 तारीख को नेगेटिव था, ये हम याद रखते हैं, और 2 और 1 को पॉजिटिव था। फिर से हम वापस से अपने चलते हैं। 3 तारीख को ये डेटा देखिए नेगेटिव था और उसके बाद आपको वीवैप के आसपास रिजेक्शन चाहिए। ये देखिए ये वीवैप के आसपास आया, रिजेक्शन नहीं है तो ये ट्रेड नहीं बनता है। ये वीवैप के आसपास आया, नीचे का रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। अब ये देखिए ये ट्रेड आपका बनेगा, ये वीवैप से रिजेक्ट किया और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखेगी, तो ये ट्रेड बनता है। फिर भी आपका एसएल बनेगा ये इसके आसपास, क्योंकि वो कैंडल, और फिर आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है ये। और 3 तारीख को पीसीआर के हिसाब से प्रॉफिटेबल डे, और हम अब बाकी 2 दिन डेटा पॉजिटिव है, 2 तारीख और 1 तारीख, तो उसको भी एक बार जस्ट स्टडी कर लेते हैं। तो 2 तारीख को आप देखेंगे तो वन वे मार्केट ऊपर है और डेटा पॉजिटिव रहा है। तो कम से कम ये तो था कि हमें पुट में ट्रेड नहीं करना है। आप कॉल मतलब अगर डेटा पॉजिटिव है तो एक हो गया कि प्रॉफिट कमाना, दूसरा हो गया लॉस नहीं देना। तो ये डेटा से आप लॉस तो नहीं देंगे, ये पक्की बात है, यानी कि आप पुट ऑप्शन ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आप कॉल ऑप्शन में एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे एक मौका मिलता एंट्री का अराउंड वीवैप, ठीक है, जो स्टिल 60-70 पॉइंट दूर है वीवैप से, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रांग था, तो वन वे रैली हमें मिली। और फिर फाइनली एक बार हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख का भी डेटा न्यू ईयर वाले दिन पॉजिटिव था, तो क्या ट्रेड मिले। अब न्यू ईयर वाले दिन भी आप देख सकते हैं कि डेटा पॉजिटिव था और एक ये परफेक्ट ट्रेड मिला आपको, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेड जो एंट्री मिली यहाँ पे वीवैप से रिवर्सल कैंडल। याद क्या रखना है, वीवैप पे रिवर्सल कैंडल। दूसरा यहाँ पे मिला जो हायर थी यहाँ पे, तो एक ये परफेक्ट ट्रेड मिला जिसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो अभी हम लोगों ने बैक टेस्ट किया लास्ट करीब 6 दिनों को अभी बैक टेस्ट किया, जिसमें से हमें क्या बैक टेस्टिंग में मिला कि 1 तारीख को प्रॉफिटेबल था, 2 तारीख को भी प्रॉफिटेबल था, 3 तारीख को भी डेटा नेगेटिव प्रॉफिटेबल, 6 तारीख को भी आप देखेंगे तो डेटा नेगेटिव प्रॉफिटेबल, 7 तारीख को डेटा पॉजिटिव बट लॉस था क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हुआ,
ना कॉल में मिला ना पुट में पैसा मिला। 8 तारीख को आप देखेंगे तो 8 तारीख को फर्स्ट हाफ प्रॉफिटेबल जो आज के दिन में, और सेकेंड हाफ रिवर्सल नहीं होने के कारण एंट्री नहीं बनती है। तो अगर आप लाइव लास्ट 6 दिनों को बैक टेस्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक दिन हमें लॉस होना चाहिए था 7 तारीख को, क्योंकि उस दिन टाइम वैल्यू डिके हुई है कॉल एंड पुट दोनों में। बाकी अगर हम इस रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होते तो हम नेट में लूजर तो नहीं हो सकते थे, कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिलता ही, गेनर ही होते, हम लूजर नहीं हो सकते। तो अगर हमारा लास्ट 7-8 दिनों में लॉसेस हुए हैं किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के, तो इसका मतलब है कि हम इस डेटा को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसे प्रॉपरली तरीके से एंट्री को देख रहे हैं और रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट देना चाहिए। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये सब सारे हैं। इसे इस जो जो रूल्स है ये आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, डेटा फ्रीली अवेलेबल है, सबके पास डेटा है। अभी मैंने 6 दिन बैक टेस्ट किया है, हो सकता है उसमें आप ये सोच सकते हैं कि बायसनेस हो, आप खुद से इसे टेस्ट करें लास्ट 1 साल तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि इस डेटा के बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनुज जी, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चल सकते हैं। जो बेसिक मेन पार्ट है पीसीआर से रिलेटेड वो मैंने करीब करीब कवर करने की कोशिश करी है। अब जो क्वेश्चंस है वो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि इतना इलेबोरेटिव वे में आपने समझाया, और जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, जो भी आपने इम्बैलेंस की बात करी या फिर पीसीआर रिजेक्शंस की बात करी। तो अब सबसे पहला तो क्वेश्चन सर यही आ रहा है कि आपने बोला कि चार्ट्स पर रिजेक्शन हम लोग देखें जब रिवर्सल कोई कैंडल बन के और फिर वो वीवैप के नीचे। अब ये आ रहा है कि अगर चार्ट्स ही अवेलेबल नहीं हो तो हम लोग इम्बैलेंस और पीसीआर से किस तरीके से देख सकते हैं? भाई डॉक्टर के पास अगर उसके इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होंगे तो आप कैसे डॉक्टर ट्रीट करेगा। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें तो चाहिए ही ना, बिना चार्ट्स के अब पॉसिबल ही नहीं है देखना। भाई आप कैसे देखोगे, आपके पास कोई ना कोई टूल चाहिए। अब कोई भी मैकेनिक है, अब गाड़ी रिपेयर करने वाला, आप पंचर बनाने जाओ उसके पास स्क्रू खोलने का कुछ है ही नहीं तो वो कैसे गाड़ी का चक्का खोलेगा। तो आपके पास तो होना चाहिए। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान तो है नहीं कि आप बिना कोई टूल के, बिना किसी चीज़ के प्रॉफिट बना लें। फिर तो आपको ऑप्शन नहीं करना चाहिए, आपके पास टूल्स होना ही चाहिए। आपके पास 2 टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन का और डेटा का। ये दोनों टूल होगा तभी आप ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने की सोच सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन में प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल है। सर इसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे में हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे आज भी हमने देखा कि काफी हद तक एक 200 पॉइंट का रिकवरी आई शॉर्ट कवरिंग के तहत, तो वो किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए रिवर्सल आप प्री प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्सल होगा तभी आपको दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बड़े बड़े एफआईज और स्ट्रॉन्गर हैंड्स जो हैं वो बेसिकली नीचे के लेवल पे कई बार बड़ी बास्केट बाइंग आती है जिसके कारण वो रिवर्सल क्रिएट होता है। तो वो उनके ऑर्डर्स आपके जो हैं वो आप अर्लियर नहीं कैच कर सकते, क्योंकि उन्होंने कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करी है, ये बास्केट बाइंग होती है। तो रिवर्सल आने के बाद ही आप थोड़ा मोड़ा पकड़ सकते हो, बट किस लेवल से पूरा रिवर्सल होगा वो नहीं पकड़ सकते। बट ये है कि आज के दिन में जो बाउंस आया ना उसका रीजन है कि 23,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो कैसे है वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों रिवर्सल आया और क्या रीजन है और आगे क्या लगता है, ये एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए निफ्टी का ग्राफ मैंने आपके सामने खोला है, ये देखिए निफ्टी का ग्राफ है और ये वीकली चार्ट्स है। ये देख रहे हैं, दिख रहा है अनुज जी वीकली चार्ट? हाँ जी सर, दिख रहा है सर, बिल्कुल। ये देखिए मेरी एक लाइन बनी हुई है, ये नीचे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने 23,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल पिछले वीक में भी लिया, उसके अर्लियर भी लिया, फिर यहाँ पे भी लिया इसने। तो ये जो 23,500 से 450 का जो लेवल है ना, ये बड़ा क्रूशियल लेवल है। आज भी देखेंगे तो मार्केट लो करीब 510 500 के आसपास बना के ये बाउंस किया है। बट ये वीकली चार्ट क्या है, वीक ऑन वीक आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं। ये वीक
यहाँ से चालू हुआ है, ये बाजार 26,000 से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है और ये वीकली चार्ट है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये वीक ऑन वीक ऑन वीक ऑन वीक ऑन वीक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर एक ये बाउंस आया था जो बहुत फास्ट बाउंस था, करीब 1200-1300 पॉइंट का, और ये 1200-1300 पॉइंट पूरा एक ही वीक में खा गया ये पूरा। उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो ये जो बाउंस है ना, ये 24,800 का लेवल टूटना बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सप्लाई है। ये देखिए इसी से सप्लाई जोन, और अब ये 3 वीक का ये कंसोलिडेशन है मार्केट, ये 23,500 तोड़ते ही 23,000 आ जाएगी। ये इस तरीके का एक वीकली कैंडल बनेगा। ये हो सकता है जनवरी मिड में बने, जनवरी एंड में बने। ये जो कैंडल बन रही है ये भी यहाँ से लो, ये लो कभी भी कट सकता है। ये लो कटते ही क्या होगा, मार्केट 23,000 के आसपास 500-600 पॉइंट की सेलिंग मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमें दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड आप देख पा रहे हैं। इसमें तो कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं कि मैं नहीं देख, मेरा अलग व्यू आपका अलग व्यू, आप भी देखेंगे और कैंडल काउंट भी करेंगे। एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ कि कैंडल काउंट यानी कि अगर हम सितंबर से देख लें तो वीकली कितने नेगेटिव कैंडल हैं और कितने ग्रीन कैंडल हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो ज़्यादा आपको ओवरऑल रेड वाले ही कैंडल्स दिखेंगे। तो वीक ऑन वीक ट्रेंड डाउन हो गया, बाकी एफआईस का फ्लो वगैरह डाउन है। अगर एफआईस का और इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो मैंने बहुत तरीके से डेटा एनालाइज करके देखा है, तो एफआईस की तरफ से स्टॉक्स में भी बहुत सेलिंग है, फाइनेंशियल्स में सेलिंग है, पावर में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग है। एफआईस की तरफ से जो बाइंग है वो बाइंग है, आईटी में बाइंग है और हेल्थ केयर में बाइंग है, यानी डिफेंसिव में बाइंग है, और एग्रेसिव जितने भी ऑटोमोबाइल में बहुत सेलिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आएंगे ना, उसमें भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि एफआईस ने रिजल्ट्स के पहले ही माल बेच रखा है। तो आने वाले समय में रिजल्ट्स से ट्रिगर मिलेगा जो नेगेटिव साइड हो सकता है, करंट सिनेरियो जो बन रहा है। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि हम लोग 23,500 तोड़ेंगे और 23,000 की तरफ आएंगे। और रिजल्ट्स के पहले मुझे डेटा में ये दिख रहा है कि जो मेन लीडिंग सेक्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, पावर है, ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है, कंजम्पशंस वाले स्टॉक हैं जो इकोनॉमी को बताते हैं, वो उन सब में सेलिंग है। तो रिजल्ट्स के पहले जरूर शॉर्ट पोजीशन और सेल पोजीशन बनी है जो मार्केट को डाउन साइड ट्रिगर दे सकती है। तो ये बेसिकली आज बाउंस होने का सिंपल रीजन है कि ये सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो ये बाउंस बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन इम्बैलेंस पर है सर। इम्बैलेंस में नॉर्मली हम लोग 5 स्ट्राइक प्राइसेस तक लेते हैं, तो अभी अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो क्या उसका जोन बढ़ाया जा सकता है 9 तक या 11 तक कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो सही है आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है जो बेसिकली अभी जैसे 5 का इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे मैंने ले रखा है। आप इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, आप 4 ऊपर 4 नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन आपकी सही नहीं आएगी, क्योंकि डीप आउट ऑफ मनी में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जो एट द मनी में ट्रेड करने वाला ट्रेडर होगा वो एग्रेसिव ट्रेडर होगा, जो आउट ऑफ मनी में ट्रेड करने वाला होगा वो डिफेंसिव होगा। तो अलग अलग मेंटेलिटी के ट्रेडर्स होते हैं। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर की मेंटेलिटी समझना चाहते हैं तो आपको नजदीक की स्ट्राइक देखनी चाहिए, और आप अगर एग्रेसिव वाला और डिफेंसिव वाला दोनों को मिक्स कर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए आपको ज्यादा स्ट्राइक्स 8-9 नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर 4 नीचे 4, सो दैट आप एग्रेसिव ट्रेडर्स की मेंटेलिटी को समझ पाए। थैंक यू सर। सर अभी एक क्वेश्चन, आपका जो वीवैप और प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे हम जज कर सकते हैं कि अभी वॉलेटाइल है तो वीवैप के पास नहीं आएगा, साइडवेज है तो वीवैप के पास आ सकता है, तो वो चीज में एप्रोप्रिएट जो गैप है वो कितना होना चाहिए? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, वंस इन अ डे वीवैप के आसपास प्राइस आता है। अब क्या होता है, कई बार क्या होगा, वीवैप के एकदम टच नहीं होगा, उसके आसपास से घूमने लग जाएगा। तो बेसिकली आपको वीवैप के आसपास एक रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है। मतलब जरूरी नहीं है कि वीवैप को टच ही करे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आज का आप देखिएगा, तो ये वाला जो है ये वीवैप है, और वीवैप से ये करीब देखेंगे तो 20-25 पॉइंट डाउन, 25 पॉइंट का फर्क है यहाँ पे।
तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वीवैप के आसपास आके एक रिवर्सल कैंडल हमें मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा रेलिवेंट है रैदर कि हम एकदम एग्जैक्ट वीवैप पे लें। अब ये एग्जैक्ट वीवैप है बट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल नहीं है, तो ये हमारे काम की नहीं है। बट ये वीवैप के आसपास से रिवर्सल कैंडल आ गई तो ये काम किया। और अब जैसे आपने पॉइंट वाइज पूछा, तो वीवैप से 25-30 पॉइंट के आसपास आके रिजेक्शन हो तो चलेगा, बट अगर आप मान लीजिए 100 पॉइंट दूर है, 80-90 पॉइंट दूर है, तो वो रिस्की होगा, क्योंकि वीवैप पे कभी भी मार्केट बाउंस होके आ सकती है ड्यूरिंग द डे। वीवैप पे इसलिए बाउंस होके आती है कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड है वो नॉर्मली अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर सस्ते में लेने की कोशिश करते हैं, जो वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये होता है कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी बाइंग एवरेज जनरली वीवैप हो गई, तो वहां पे वो वापस नई पोजीशंस या फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नीचे से बाउंस होती है। तो ड्यूरिंग द डे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक बार वीवैप पे आएगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट का डिफरेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू रिजेक्शन कैंडल। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सर अभी एक क्वेश्चन इस पर भी है कि आपने अपने पीपीटी में ये बताया था कि अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी लेते हैं जिसमें कि 20% तक का प्रोबेबिलिटी है, 0.2 का डेल्टा है, तो उसमें आपने ये बोला कि हम लोग जल्दी से निकल भी सकते हैं अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। लेकिन इसके साथ ये क्वेश्चन आता है कि कई बार ये स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत एग्रेसिवली होती है, तो वो कैसे डिफरेंस कैलकुलेट आप करते हैं कि कब स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा हो रही है और कब हमको एकदम से निकल जाना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली क्या होता है, जब मूव डेटा के अगेंस्ट बहुत फास्ट आई और वापस वो ठीक हो गई, तो वो जनरली बेसिकली उसे वॉल्यूम से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट वो उसकी एक्यूरेसी आपको 50-50% ही मिलती है, हमेशा आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, वो पूरे दिन चलती है और अगले दिन वापस ट्रेंड डाउन में आ जाता है। जैसे आज मान लीजिए कि ओवरऑल डेटा नेगेटिव है और मार्केट हाई पे बंद हुआ है, और उसके बाद कल वापस से वो सेलिंग रेज्यूम हो जाए, तो वो पूरे दिन एसएल हंटिंग हुई और अगले दिन वापस ट्रेंड रेज्यूम हो गया। तो इंट्राडे में कई बार वो पकड़ में नहीं आती है, उसकी एक्यूरेसी उतनी मिल नहीं पाती है। बट ये है कि डेटा बेसिकली हम ये देखते हैं कि मार्केट बाउंस तो कर रही है, बट जो आपका स्कोर बोर्ड है वो बाउंस नहीं कर रहा है। जैसे कि आज आपको मैंने ऑप्शंस का डेटा दिखाया, और ऑप्शंस का डेटा में आपने देखा कि क्लोजिंग होते होते भी सब कुछ नेगेटिव ही है, कहीं कोई पॉजिटिव सिनेरियो बना नहीं, बट मार्केट पूरा बाउंस हो गया। इसका मतलब पोजीशन कटी नहीं है, ये जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, ऐसा सिनेरियो बना। तो वो बेसिकली जब आप स्कोर बोर्ड यानी ऑप्शन चेन के डेटा को प्राइस डेटा से कंपेयर करेंगे, तो प्राइस अगर डेटा में चेंज होना चाहिए, अगर वो चेंजेस नहीं हो रहा है इसका मतलब वो फॉल्स बाउंस है, और अगर चेंजेस हो रहा है तो इसका मतलब वो इन लाइन विथ प्राइस है। तो जब इन लाइन विथ प्राइस है तो वो एक्चुअल मूव हो गई, और जब अगेंस्ट द यानी कि जब डेटा के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग की तरह मान करके चलते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी। सर रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि जो मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, वो या तो बिल्कुल सुबह सुबह मूवमेंट आ जाता है, या फिर जिस तरीके से आज हमने देखा एक लास्ट आवर या 45 मिनट्स में आता है। तो उसमें हम लोग किस तरीके से पूरे दिन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी देखिए, ट्रेडिंग? अभी का जो मार्केट है इसमें सुबह का मुझे तो लगता है कि 45 मिनट्स मार्केट देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप सुबह का 9:15 से 10 बजे तक देखोगे तो सर सर दर्द हो जाता है मार्केट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वो मार्केट। उसका रीज़न है कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट नहीं है। जब से ये बेसिकली लॉट साइजेस कम हुए हैं तब से बढ़े हैं, जब से लॉट साइज बढ़े हैं, ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया। नॉर्मली एक्सपायरी के एक दिन पहले मुझे एक एक स्ट्राइक पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 60 लाख, 50 लाख, 70 लाख दिखाई देता था। अभी इस महीने में देख रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट 20 लाख, 15 लाख, 12 लाख, इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये ओपन इंटरेस्ट डाउन है। और जैसा कि एनएससी का भी डेटा आया कि 40% वॉल्यूम एनएससी में डाउन है अभी। तो वो जो वॉल्यूम डाउन है वो बेसिकली ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ओपन इंटरेस्ट कम रहेगा तो मार्केट अपने आप वॉलेटिलिटी होगी और डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स नहीं है।
और अगर इस तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मार्केट टाइम लेगा इवॉल्व होने में, बट अभी ओपन इंटरेस्ट कम होने के कारण पोजीशंस कम है और सुबह सुबह पोजीशंस बनती नहीं है उतनी, जिसके कारण वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो शुरू का 45 मिनट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर 10:30 से 11 के बाद ट्रेड करेंगे तो आपको फिर वो ट्रेंड, फिर लास्ट क्लोजिंग आवर में प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग आवर में वॉलेटिलिटी नहीं है, क्लोजिंग आवर में ट्रेंड है। यानी कि ओपनिंग आवर में वॉलेटिलिटी है, जिग जैग है, बट क्लोजिंग आवर में वन वे ट्रेंड है, इधर नीचे मिल जाएगा या अपसाइड चला जाएगा। तो ट्रेडिंग के ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अभी के सिनेरियो में सेकेंड हाफ इज बेटर देन द फर्स्ट हाफ। आप सेकेंड हाफ में बेटर ट्रेड कर सकते हैं कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। और एक फायदा और है कि सेकेंड हाफ में आपके पास डेटा भी बन चुका है, आपके पास ट्रेंड भी मिल चुका है कि हाँ भाई पीसीआर का डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, आपको प्राइस का भी डेटा का एक आइडिया लग रहा है कि लोअर लो बन रहा है, हम लोग वीवैप के ऊपर हैं या वीवैप के नीचे हैं। तो उसमें डिसीजन मेकिंग आपके पास, डिसीजन लेने के लिए आपके पास ज्यादा पैरामीटर्स हैं कंपेयर टू अगर हम फर्स्ट हाफ में डिसीजन लेते हैं तो। सर वन लास्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि वीवैप की सेटिंग आप क्या रखते हैं जनरली, या फिर 5 मिनट या 15 मिनट? वीवैप तो देखिए, मैं वीवैप आपको 5 मिनट रखें 15 मिनट रखें कुछ भी रखें, वो प्राइस एक ही होगा क्योंकि वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। नॉर्मली मैं जो चार्ट यूज करता हूँ वो 15 मिनट का यूज करता हूँ, तो आप 15 मिनट का चार्ट कैंडल स्टिक लगा करके उसमें वीवैप जो आएगा 15 मिनट यूज कर सकते हैं। तो मेरी जो सेटिंग है वो वैसे देखेंगे तो 15 मिनट है, बट अगर मैं इन डीप जाऊं तो वीवैप आप 15 मिनट में यूज करें या 5 मिनट में यूज करें या 1 मिनट में, उसकी वैल्यू एक ही आएगी, क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है और उस किस प्राइस पे हो रहा है, तो उसका कंबाइंड प्राइस वो आता है। तो जनरली आप मैं जैसे 15 मिनट यूज कर रहा हूँ, बट आप अगर देखते हैं तो वो आप 5 मिनट में भी देखेंगे तो वीवैप की वैल्यू वही होगी जो आप 15 मिनट में देख रहे हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं बनता है। थैंक यू सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। और बहुत लोगों का क्वेरी है कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो जैसा कि ट्रेडिशन रहा है कि यूट्यूब पर आपके चैनल पर अपलोड हो जाती है। मैंने उसका लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में दे दिया है। तो जब भी एज सुन एज पॉसिबल आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। और फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स आपको कुछ देने हैं? एक और, जैसे मान लीजिए कई लोग पूछ रहे हैं कि वीवैप नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो अगर आपके पास वीवैप नहीं है तो उसकी जगह आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीवैप तो फिर भी काफी हद तक एग्जैक्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज हो गई, बट अब आपको वीवैप अवेलेबल ही नहीं है तो एक मिलता है एटीपी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी होता है। वो मूविंग एवरेज नहीं है, वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, यानी कि जो भी वॉल्यूम है उसका एटीपी क्या है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो ये एवरेज ट्रेडेड प्राइस सारे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास वीवैप नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है उसको देखने का, तो फिर आप एटीपी यूज कर सकते हैं, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ठीक है अनिल जी, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू थैंक यू ऑल द सर। पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज हम लोगों ने लर्निंग करी वो प्रैक्टिकल है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और रिसर्च अलग चीज़ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है और उसे कंट्रोल करते हुए लाइव मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन इजी नहीं है, ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और जैसे मैंने ग्रीक्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आप लोग को कहीं न कहीं से ग्रीक्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आज के सेशन का की पॉइंट ये है कि थीटा को प्रोटेक्ट करें। सेबी ने इसलिए वीकली ऑप्शंस बंद किया है क्योंकि हमें थीटा ही ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा किल करता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीक ऑप्शंस पे ध्यान दें अगर एक्सपायरी के आसपास हैं तो, और अगर हेजिंग करके चल रहे हैं तो फिर आप करंट वीक में कर सकते हैं। इसी नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।